नमस्ते सभी को। आज की इस वार्ता में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आज बात करेंगे जो एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के बारे में। अभी कल जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसने स्वामी रामदेव की जो संस्था है पतंजलि आयुर्वेद, उन्हें फटकार लगाई है और फटकार बहुत भयानक लगाई है। साथ ही साथ ये कहा है कि उन्होंने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन्हें नोटिस भी इशू किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये भी कहा है कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत फाइन लगा सकते हैं और तुम्हारी जो फैक्ट्री है वो बंद हो सकती है, क्योंकि आप मिसलीडिंग क्लेम्स कर रहे हो। जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और उनका कहना ये था कि स्वामी रामदेव की जो संस्था है, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, ये दोनों उसमें जो बोर्ड पर हैं, तो इनकी संस्था बहुत सारी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करती है और वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो एलोपैथी को टारगेट करती हैं, उन्हें हिट करती हैं, इसलिए ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी केस के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो जो टिप्पणी है वो की है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि स्वामी रामदेव ने ऐसा क्या किया है, उनकी संस्था ने ऐसा क्या किया है कि जिस पर इतना शोर मच रहा है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं। ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो कुछ वर्ष पहले, कुछ महीने पहले अलग अलग अखबारों में स्वामी रामदेव द्वारा दी गई थी। अब इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें वो क्या कह रहे हैं, टाइटल है मिसकंसेप्शंस स्प्रेड बाय एलोपैथी, के एलोपैथी ने कुछ ऐसे भ्रम उत्पन्न कर दिए हैं, तो वो यहां पर बताए जा रहे हैं। और फिर इसमें उन्होंने कहा है कि अपने आप को और अपने देश को ऐसे भ्रम से हमें बताना चाहिए जिन्हें फैलाने वाला कौन है, फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री, और हम भारत को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं, ये उनका कहना था। और उसके बाद वो इस एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं कि जो शुगर की प्रॉब्लम, जैसे डायबिटीज बोला जाता है, उसके बारे में एलोपैथी का क्लेम ये है कि इसका कोई उपचार नहीं है। ऐसे ही आंखों की और कानों की बीमारियां जिनका कोई उपचार नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसका कोई उपचार नहीं है, लिवर में यदि जैसे फैटी लिवर हो जाता है या लिवर सिरहोसिस हो जाता है या हेपेटाइटिस हो जाता है, तो इसका एलोपैथी में कोई परमानेंट उपचार नहीं है। ऐसी जो चमड़ी के रोग हैं, स्किन डिजीजेस हैं, उनके भी परमानेंट क्योर एलोपैथी में नहीं है। और उन्होंने नाम बताए, लिकोडर्मा, एक्जिमा, सोरियासिस, इस तरह की बीमारियों का कोई उपचार नहीं है। केवल उसके लिए क्या कर दिया जाता है कि स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं। ऐसे ही जो जोड़ों का दर्द है यानी आर्थराइटिस है, उसका कोई उपचार नहीं है एलोपैथी में, अस्थमा का नहीं है। तो लेकिन इन सभी समस्याओं का जो उपचार है वो आयुर्वेद में उपलब्ध है, ये इस एडवर्टाइजमेंट में कहा गया है। अब इसका विरोध करने के लिए आईएमए ने जो केस है वो फाइल किया था। तो इसमें समस्या कहां पे आती है? अगर आप इसकी समस्या की जड़ तक जाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए समझना पड़ेगा हमारे यहाँ जो कानून चलते हैं वो कैसे काम करते हैं। किसी ने केस डाला, सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जो कानून बने हुए हैं उन्हें देखते हुए उनके अनुसार वो निर्णय लेती है। और इसमें जिस केस को, क्षमा कीजिए, केस नहीं, इसमें जिस कानून का उपयोग किया गया है उसे कहा जाता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। तो जैसा आप देख सकते हैं 1954 में ये एक्ट बनाया गया था। हमारे जो पंडित जी थे, पंडित नेहरू, उन्होंने ये कानून बनाया था और इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो बड़े ही दिलचस्प लग सकते हैं, आपको हास्यास्पद भी लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये कानून है हमारे देश में। इसमें आप देखिए मैजिक रेमेडी किसे, पहली बात तो यहां आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ड्रग्स के साथ मैजिक रेमेडी लिखने की कोई तुक नहीं बनती थी, लेकिन एनीवे लिखा है। फिर उसके बाद इसमें जब मैजिक रेमेडीज की परिभाषा देते हैं तो उसमें उनका कहना है
कि ऐसा कोई भी तावीज, कोई मंत्र और कवच या ऐसा कोई भी इस तरह की वस्तु जिससे ये कहा जाए कि इससे कोई चमत्कार हो जाएगा, जिससे बीमारी को पहचाना भी जा सकता है, उसका उपचार हो सकता है, उसे कम किया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है मैजिक रेमेडीज। और यदि कोई ऐसा करता है तो मैजिक रेमेडी करने वाले के लिए दंड का प्रावधान है। और उसे समझने के लिए चलते हैं इसके सेक्शन 3 में, और सेक्शन 3 का जो डी पार्ट है उसे देखिए। पहले तो इसका टाइटल क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। तो यहां पर एक बैन लगाया गया है कि आप कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके उपचार के लिए आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो उसका अब इस तीसरा सेक्शन है, इसका डी पार्ट देखिए, दैट subject to the provisions of this act, no person shall take any part in the publications of any advertisement referring to any drug in terms which suggest or are calculated to lead to the use of that drug for the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease, disorder or condition specified in the schedule. अभी schedule शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। or any other disease, disorder or condition by whatever name called which may be specified in the rules made under this act। तो मोटा मोटा उनका कहना यह है जी कि इस कानून के अंतर्गत आप कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जो ये कहती हो कि कुछ ऐसे रोग हैं जिनके लिए एक शेड्यूल बनाया, जिनकी एक लिस्ट बनी है कि उन्हें पहचाना जा सकता है, उनका उपचार किया जा सकता है, उन्हें कम किया जा सकता है। ये है इनका कहना। अब ये जो कह रहे हैं तो उसके लिए जो शेड्यूल है उसकी लिस्ट में कौन कौन से नाम है, जरा जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होने वाला है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं जरा। ये है जी 54 बीमारियां ऐसी, 54 इस तरह की बीमारियां, डिसऑर्डर्स, रोग हैं जिनके बारे में कहा है। अपेंडिसाइटिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ब्लाइंडनेस, ब्लड पॉइजनिंग वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें कई आपको दिखेंगी ऐसी बीमारियां, जैसे 18 नंबर पे देखिए फीमेल डिजीजेस इन जनरल, महिलाओं की जो समस्याएं हैं। 19 नंबर बीमार, ज्वर जिसे कहते हैं। 20 नंबर फिट्स पड़ते हैं तो ठीक नहीं किए जा सकते। 22 नंबर गॉल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स एंड ब्लैडर स्टोन्स। अब ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब यहां इन्होंने बोल दिया कि आप कभी भी इन बीमारियों के बारे में एडवर्टाइज नहीं कर सकते क्योंकि इनका उपचार नहीं हो सकता। इसके पीछे की सोच क्या है इनकी कि एलोपैथी में इन बीमारियों का कोई उपचार नहीं है, तो अगर आप कहते हैं कि उपचार है तो इसका मतलब आप धोखा दे रहे हैं। आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले की बात है, मुझे बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हुआ पेट में। तो इलाज करवाना शुरू किया, तो डॉक्टरों ने तब दिखाया हमने, राजेंद्रा मेडिकल हॉस्पिटल है पटियाला में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत रेप्यूटेड है। वहां के जो सबसे अच्छे डॉक्टर थे मेडिसिन के, उन्हें दिखाया। उन्होंने कहा कि आपको स्ट्रेस के कारण गैस बनती है जिसके कारण आपका पेट दुखता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन उनका ये डायग्नोसिस था और उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयां दी, गोलियां दी, और वो 15-20 दिन मुझे इंजेक्शंस लगते रहे, मैं गोलियां खाता रहा, और फिर धीरे धीरे वो दर्द जो है वो खत्म हो गया। उसके 3-4 साल बाद मैंने योग प्राणायाम करना शुरू किया था। तो एक दिन मैं कर रहा था कहीं पर, तो पेट में फिर वही भयंकर दर्द फिर से उठना शुरू हुआ। तो तब मैं चंडीगढ़ में रह रहा था। वहां मैंने पता किया कि जो सबसे अच्छा कौन है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जिसे दिखा सकता हूं, तो उनके पास गया। उन्होंने बोला आप इसका स्कैन करा के आइए। तो मैं उन्हें बताने की कोशिश की कि ऐसे पहले मेरा डायग्नोसिस हुआ था कि क्या बोला था उन्होंने, गैस्ट्रोएंटराइटिस है। तो बोले नहीं आप करवा के आओ। अल्ट्रासाउंड कर रहा था, मैंने करवाया तो वहां निकला कि किडनी में पत्थर है या किडनी में पत्थरी है। तो बोले अब इसका तो इलाज करना पड़ेगा।
तो मेरे परिवार वालों को कोई जानते थे, कोई वैद्य थे, उनसे बात की, तो उन्होंने कुछ पुड़ियाँ भेजी 3 दिन खाने के लिए, वो मैंने खाई, स्टोन निकल गया। उसके बाद दोबारा से जो स्कैन कराया, अल्ट्रासाउंड करवाया, वो ठीक हो चुका था। तो ये मेरा अपना निजी अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे कोई एलोपैथी की दवाई उसमें नहीं लेनी पड़ी, ना ही कोई सर्जरी करानी पड़ी, जैसा कि उस समय डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। इसमें आपको एक और दिखाई देगा, 52 नंबर पे देखिए, टाइफॉइड फीवर। एक बार फिर से मैं शेयर करता हूं अपनी ही जो आप बीती है। आज से लगभग 12 वर्ष पहले शाम को बुखार हुआ, थोड़ा सा बुखार था, 99-100 के बीच में रहता था। सुबह ठीक हो गया, अगले दिन शाम को फिर हो गया। 3-4 दिन यही क्रम रहा। तो जब उसका टेस्ट करवाया तो आया टाइफॉइड है। एलोपैथी में खूब सारी दवाइयां हैं जो कई दिनों तक लेनी पड़ती हैं, कई सप्ताह तक लेनी पड़ती हैं। तो मैंने यूट्यूब ऑन किया, स्वामी रामदेव को सर्च किया। उन्होंने बताया कि अगर आपको टाइफॉइड है तो 4 मुनक्के, 4 अंजीर और 4 ग्राम खूब कलां लेकर इन्हें पीसकर पेस्ट बना के उसे दिन में 2 बार खाना है। 3 दिन तक मैंने ये किया और वो टेस्टी भी बड़ा था। अंजीर बहुत स्वादिष्ट होती है, मुनक्का भी स्वादिष्ट होता है, तो मैंने वो खाए और चौथे दिन मेरा टाइफॉइड फीवर खत्म हो गया था। तो यहां आप समझ के देखिए कि जो कानून है वो बोलता है कि अगर आपके पास, आप अगर ये बोलते हैं कि टाइफॉइड का उपचार है, तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो उपचार एलोपैथी में नहीं है और बाकियों को तो वो मानते ही नहीं। तो ये जो कानून बनाया गया था वो एलोपैथी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, और बाकी जितनी भी पैथियां हैं, वो होम्योपैथी हो सकती है, आयुर्वेद हो सकता है, उनको सप्रेस करने के लिए बनाया गया था। और ऐसी जब आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको हंसी आएगी इसको देखते हुए कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका उपचार है आज की डेट में, लेकिन यहां लिस्ट बनी हुई है कि उसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता। ये दो तो मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया, और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जब कोर्ट स्वामी रामदेव पर ये कमेंट कर रहा है, उन्हें फटकार लगा रहा है, ये ऐसा किया है, तो जितना कामी वामी इकोसिस्टम है सारे के सारे बहुत खुश हैं कि रामदेव को फटकार लगी है। एक एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, ये है, क्या रामदेव सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, आज फिर पड़ी कोर्ट से डांट। इन्हें बहुत मजा आ रहा है कि ये काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब कोर्ट के हाथ तो बंधे होते हैं, वो कानून को इंटरप्रेट करते हैं और कानून ही ऐसा बना हुआ है, तो कोर्ट इसमें क्या करेगी। लेकिन यहां पर मुद्दा होना क्या चाहिए कि क्या स्वामी रामदेव जैसे व्यक्ति को इस तरह से इंसल्ट की जानी चाहिए, उनका अपमान होना चाहिए, या उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति इतना बड़ा काम कर रहा है उसे किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसका एक बड़ा क्लियर कट एग्जाम्पल है जो इनके साथ किया जा रहा है, स्वामी रामदेव के साथ किया जा रहा है। अब मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करने का प्रयास करने वाला हूं। किसी लेवल पे इस डिबेट को एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद बनाया जा रहा है, और वो जब बनाया जाता है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तविकता कहां पर आके खड़ी होती है। और वो करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कल से जो डिबेट्स चल रही हैं अलग अलग टीवी चैनल्स पे, स्पेशली बदनाम करने के लिए, वो किस स्तर की तो नहीं बोलना चाहिए, वो क्या बताने की प्रयास कर रही है, या किस तरह से ये जताने का प्रयास करते हैं कि स्वामी रामदेव इसमें कल्प्रिट है। तो चलिए देखते हैं इसे भी। कल एक डिबेट चल रही थी किसी न्यूज चैनल पे, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा। उसमें जो एंकर थी वो कह रही, मैं तो स्वामी रामदेव को क्वैक बोलूंगी, क्वैक यानी नीम हकीम बोलूंगी। और उसके बाद शुरू हुआ नौटंकी वहां पे। तो उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए मैं केवल वो ले रहा हूं। पहला उनका कहना था कि ये जो स्वामी रामदेव क्लेम करते हैं एविडेंस बेस्ड नहीं है, इसमें कोई
साक्ष्य नहीं है। अब हम अपने आप जिस चीज को फील कर पा रहे हैं वो अपने आप में एविडेंस होता है। दूसरा था कि उनके क्लेम जो है वो अनवेरिफाइड है। खैर एक तरह से वही बात करें कि इनकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। जब आदमी स्वयं खड़ा होकर बता रहा है कि मैं ठीक हुआ हूं तो वेरिफिकेशन नहीं है क्या? तीसरा पॉइंट, उसमें एक डॉक्टर बैठा था, वो कह रहा था कि स्वामी रामदेव की अपनी संस्था के लोग तो एम्स में आके इलाज करवाते हैं। अभी इतना मूर्खाना लॉजिक है कि फिर ऐसे बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेद का इलाज कराते हैं। फिर इनका कहना है कि वो अपने आप को डॉक्टर थोड़ी है, वो तो योग सिखाने वाला है तो उसे योग ही सिखाना चाहिए। इन गधों को ये नहीं पता कि योग वास्तव में होता क्या है। ये सिर्फ उसको जो फिजिकल एक्सरसाइज है, जो कपालभाति करते हैं, उसे योग समझ लेते हैं, जबकि योग तो पूरे शरीर से कहीं आगे जाके मन, बुद्धि, जो अंतःकरण है उनसे भी आगे जाता है। कोई डेटा नहीं है पीयर रिव्यूड जर्नल्स में कि जो ये आयुर्वेद है इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके जर्नल्स नहीं है जिनमें पीयर रिव्यू किया जाता है। अब पीयर रिव्यू क्या होता है कि आप ही जैसे और लोग होंगे जो उसको रिव्यू करेंगे। इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। छठा उनका आर्ग्यूमेंट था कि स्वामी रामदेव तो बहुत पैसा कमा रहा है। ये असल में इन सब की बहुत बड़ी पीड़ा है। अब देखिए कि आज हमारे देश में अंबानी, अडानी के साथ साथ स्वामी रामदेव को टारगेट किया जाता है। जब वो खालिस्तानियों ने एजिटेशन शुरू किया था पिछली बार, तो सबसे पहले उन्होंने अदानी के मोबाइल टावर गिराने शुरू किए थे, तोड़ने शुरू किए थे, और स्वामी रामदेव के जो सेंटर थे उन पे हमला करना शुरू किया था। जब सीएए वाला विरोध हो रहा था तब भी ये टारगेट कर रहे थे। तो ये पीड़ा जो है वो है कि इस देश के लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं और वो पैसा कैसे कमा रहे हैं। और सातवां था कि किसी को भी एलोपैथी को क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं होना चाहिए, ये इनका कहना था। तो अब क्या क्रिटिसाइज किया जा सकता है? नहीं। अगर कोई ऐसी पैथी, कोई ऐसी समस्या है जो लोगों को ठीक करने की बजाय बीमार कर रही है, तो क्या उसे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता? और मैं आपको फिर एक अपना अनुभव बताता हूं। ये 2011 या 12 की बात, हाँ, आप लोगों ने वो देखा होगा, अवार्ड वापसी गैंग जो था, उसमें एक व्यक्ति था डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव, जिसे एक बड़ा ऊंचा अवार्ड मिला था, शायद पद्म भूषण मिला हुआ था उसे। उसने वापस किया। तो जैसा मैंने बताया कि पहले मैं ये वामपंथियों के साथ खूब रहा हूं, तो मैं उसे चंडीगढ़ में वो आया था, तो मैं उसे एयरपोर्ट जब छोड़ने जा रहा था तो मुझे उसके शब्द याद है। उसने बोला था कि जो होम्योपैथी है इट इज लाइक विच क्राफ्ट। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उसने दिया था। तो मैंने पूछा क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? तो कहता कि इसका कोई एविडेंस तो है ही नहीं, तो विच क्राफ्ट है, केवल एलोपैथी को माना जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे बाकी सबकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन इनकी अगर आपको दिखाई दे रहा है कि काम गलत कर रही है तो भी आपको निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो एलोपैथी है, इसके बारे में बुरा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़े देखना शुरू करेंगे तो उन्हें अब हम जरा चेक करते हैं कि आंकड़े इनके क्या बताते हैं। जामा क्या होता है? जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। 1995 के संस्करण में उन्होंने क्या बताया था, अभी आंकड़े आप याद रखिएगा, आपको शॉक लगने वाला है। हर साल 10 लाख रोगी अस्पताल में इंजर होते हैं। वो घायल होके नहीं आते, वो हॉस्पिटल में आने के बाद उनको जो समस्याएं होती हैं, ये वो संख्या है। 1995 का अमेरिकन हॉस्पिटल्स का आंकड़ा है ये। और हमारे देश की जनसंख्या अमेरिका से कई गुना ज्यादा है, तो यहाँ का आंकड़ा कई गुना होगा, क्योंकि हम उसी मॉडल को इंपोर्ट करके यहाँ पे लाए हैं। हर साल 10 लाख लोगों को समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें से 2,80,000 मर जाते हैं। ये 1995 की बात बता रहे हैं, अब तो बढ़ ही गया होगा ये। ऐसे उपचार और सर्जरी प्रक्रियाएं जो कि अनावश्यक हैं, जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी वार्षिक संख्या 7.5 लाख है अमेरिका में। अब आप सोच के देखिए, आपको जब भेजा जाता है कि तुम एक्सरे करवाओ, तुम ये वाला टेस्ट कराओ, तुम ये कराओ, तुम्हारी सर्जरी होगी, तुम्हें स्टेंट पड़ेगा, तुम्हारा बलूनिंग की जाएगी, तो इस तरह की
7.5 लाख प्रक्रियाएं, प्रोसीजर्स हर वर्ष अमेरिका के हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं। अमेरिका का मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश में इस तरह की कोई सिस्टमैटिक स्टडी नहीं की गई है। वहां कुछ लोगों ने काम किया था जिसके कारण ये आंकड़ा हमारे सामने आता है। अगर वहां 7.5 लाख हैं, अब एक्चुअली में तो ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि हम थोड़ी देर बाद नम होने शुरू हो जाते हैं। आप कल्पना करें कि जिस एलोपैथी को साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सब कुछ माना जा रहा है, वो अमेरिका जैसे स्थान पर जहां पे सबसे एडवांस्ड माना जाता है, वहां अगर 2,80,000 लोगों को एक साल में मारती थी 1995 में, आज 30 साल बाद ये आंकड़ा डेफिनेटली बहुत बड़ा हो चुका होगा। तो क्या ऐसी पैथी को सम्मान मिलना चाहिए? उसकी अपनी यूटिलिटी तो है, लेकिन ये जो एरोगेंस आती है कि हमारा ठीक है तुम्हारा गलत है, तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद और एलोपैथी में बेसिक डिफरेंस है। और जो बिल्कुल अनरिक्वायर्ड प्रोसीजर्स किए जाते हैं 7.5 लाख एक वर्ष में, वो है। अब इसकी अगर आप परसेंटेज निकालने बैठेंगे तो 15, 20, 25% इस तरह के आंकड़े आएंगे। कई केसेस में 50% तक का आंकड़ा है। अब आप सोच के देखें कि मेडिकल फील्ड सबसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। ये इसे आप कंपेयर कर सकते हैं एयर ट्रैफिक के साथ, कि अगर पायलट ऐसी गलतियां करने लगे, 1% प्लेन अगर गिरने लग जाए, 1% अगर एरर आना शुरू हो जाए, तो रोज हजारों लोग मरेंगे। ये आंकड़ा उससे कहीं बड़ा है, लेकिन इसे छुपा दिया जाता है। क्यों छुपा दिया जाता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस है, किनका? मेडिसिन फील्ड का, रिसर्च का और फार्मा कंपनीज का। और देखिए अमेरिका में, अब वो मैंने 1995 का दिखाया था, ये 2001 का आंकड़ा है। दवाइयों और इलाज से संबंधित होने वाली मौतों की संख्या 7,83,936 थी। और सबसे खतरनाक कि दवाइयां और इलाज, इनसे संबंधित जो मौत होती है वो 5% से 20% तक ही संज्ञान में आती हैं, बाकियों को तो संज्ञान में ही नहीं लिया जाता। ये स्थिति है। और अभी बताने की कोशिश ऐसे की जा रही है कि मानो सबसे बड़ा कल्प्रिट वो आयुर्वेद है या आयुर्वेद फैलाने वाला है, जबकि स्वामी रामदेव बोलते क्या है? कभी उन्हें आप ध्यान से सुन के देखिए। उनका कहना है कि तुम घर पे बैठे अपना उपचार करो। मैंने जो ये क्रिश्चियन थॉट प्रोसेस है, उसी से उपजा था इंक्विजिशन, उस पर वीडियो बनाया हुआ, आप देखिए उसे। चर्च जिस समय यूरोप में रूल कर रही थी, वहां चर्च के आने से पहले सब जगह पे घरेलू उपचार होते थे। आपकी वैसे तो आपका शरीर ही आपका उपचार कर लेगा। अगर आप योग प्राणायाम करते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, तो आपका शरीर अपना उपचार स्वयं कर लेता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है? आपकी रसोई। पेट अपसेट है, अजवाइन खा लीजिए। इस तरह की सैकड़ों आपको छोटे छोटे उपचार आपकी रसोई में से मिल जाते हैं। जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी एस्टैब्लिश होनी शुरू हुई, इन्होंने ये घरेलू उपचारों पर को टारगेट करना शुरू किया। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो जो था पुष्पमित्र भार्गव, डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता है उसे। उसने जब विच क्राफ्ट कहा था होम्योपैथी को, तो विच क्राफ्ट क्या होता है? जो डायने जो करती है। ये आपको बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब इंक्विजिशन थी उस समय, यदि किसी घर में, अब घरेलू उपचार है तो उसमें बहुत सारे तेल होंगे, बहुत सारे मसाले होंगे, जिस घर में इंक्विजिशन करने वाले मिशनरीज को इस तरह का कुछ मिल जाता था रसोई में, तो उस महिला को डायन कहकर, विच कहकर उसे जिंदा जला दिया जाता था। ये यूरोप का डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। और आज वही काम बड़े सोफिस्टिकेटेड ढंग से ये करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमें इन सब से बहुत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका इतिहास बहुत भयानक है, बहुत काला है।
और ये मेंटालिटी वही है कि हम ठीक है और तुम सारे के सारे गलत हो। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर हम यहां जिस तरह से कोर्ट जिस टोन में बात करता है, उनका कहना क्या था, मैं वो भी आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूं। वहीं से शेयर करो ना, जो जहां पे स्लाइड चल रही है उसी से। जी, ये है। ये कुछ महीने पहले भी फटकार लगी थी स्वामी रामदेव को। उस समय जो बेंच था उसमें थे जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। इन्होंने कहा था, स्वामी रामदेव को उस समय फटकार लगाई थी। और फटकार कैसी थी कि जस्टिस अमानुल्लाह खान क्या बोल रहे थे, हम तुम्हारे एक एक प्रोडक्ट पे 1-1 करोड़ का फाइन लगाएंगे और तुम्हारी जो फैक्ट्री है उन पे ताला लग जाएगा, एंड स्ट्रेट अवे टेल यू टू गो एंड लॉक अप द फैक्ट्रीज। वी आर प्रिपेयर्ड टू गो टू एनी एक्सटेंट, हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, इसे रोकना पड़ेगा। डोंट गिव दीज थिंग्स, पीपल डाई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि ये मत करो, लोग मरते हैं इसके कारण। और फिर जो वकील था उसे बोला था कि जाकर अपने क्लाइंट को समझा लो कि 1 करोड़ 1-1 प्रोडक्ट पे फाइन लगा देंगे और अभी फोन करेंगे और अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोल के सारी जो फैक्ट्री है उन पे सील लगा दी जाएगी। और फिर देश की कोई भी अदालत एक भी याचिका की सुनवाई नहीं करेगी तुम्हारी। ये स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। अब वक्त, हाँ आगे वो क्या बोल रहे हैं, वक्त आ गया कि हम तुम्हें दिखाएं कि सुप्रीम कोर्ट क्या होती है और कानून क्या होता है। जस्टिस अमानुल्लाह कह रहे हैं, आई एम प्रिपेयर्ड टू गो टू द लास्ट माइल, टेल योर क्लाइंट आई हैव नो मिसगिविंग्स अबाउट इट, आई एम वेरी क्लियर, आई एम गोइंग टू टेक इट द लास्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ये धमकी दी गई थी स्वामी रामदेव को, और ये उसी का अगला स्टेप आपको आज दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपसे अपना कुछ तो व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया। जो डिजीज, हाँ वो जो लिस्ट है बीमारी की, उसमें एक है ओबेसिटी, के ओबेसिटी का कोई इलाज नहीं हो सकता। ओबेसिटी उसमें कौन से नंबर पे मुझे ढूंढना पड़ेगा, हाँ 38वें नंबर पे है, ओबेसिटी का कोई उपचार नहीं है, डायबिटीज का कोई उपचार नहीं है। तो अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसे जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है। ये इनके एलोपैथी के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है, जिसका महिमा मंडन बहुत अधिक हमारे देश में किया जाता है। अब जरा आप सुन के देखिए कि लोग स्वयं क्या बताते हैं। वजन कम किया 3 दिन में 2.5 किलो वजन कम हुआ है मेरा। ये तो अच्छी प्रोग्रेस है। और नाम क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहिल सोही। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ दिल्ली में। तो लंबी सर्जरीज करते करते मेरी खुद की लोअर बैक पेन स्टार्ट हो गई थी। दूसरों की करते करते अपनी करने की नौबत आ गई है, जिसमें अभी काफ़ी आराम है। ऐसे ही लगे रहना डॉक्टर साहब, योग पूरा करना ओबेसिटी वाला जी। और थोड़े दिन अनाज नमक मीठा बंद कर दो। जी स्वामी जी। है ना जी। मुर्गे की तो टांग नहीं तोड़ते हो ना? नहीं, इंसानों की टांगे जोड़ते हैं हम। ये योग, अब योग कभी नहीं छोड़ना भैया। है जी स्वामी जी। और 20-1 किलो वेट कम हो जाएगा। जी। कितना है अभी? अभी 87 था, अभी 85 है। ओह 87 काफी ज्यादा हो गया था। जी स्वामी जी। हाइट थोड़ी कम है ना जी, तो आपका तो 65 के आसपास रहना चाहिए। जी स्वामी जी। है ना? अब स्वयं डॉक्टर हैं, वो आके बता रहे हैं कि मेरा मोटापा कम हुआ है। इनका कहना है कि ओबेसिटी कम नहीं हो सकती। और फिर इसमें इन्होंने अब आजकल खेल क्या पकड़ा हुआ है कि परमानेंटली नहीं हो सकती। वो तो ठीक बात है, परमानेंट अगर कोई ठूंसता जाएगा तो उसका तो उपचार नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि आप अगर चाहते हो तो आपका उपचार हो सकता है। कितनी उम्र होगी अम्मा? 77 77। ये 76। क्या नाम है? વિજયાબેન વિજયાબેન, શું થયું? કેટલું વજન ઉતાર્યું? 3 કિલો વજન 4 દિવસમાં 4 દિવસમાં 3 કિલો, 4 दिन में 3 किलो वजन उतारी दीधું, फेंकी दीधું। हट परे को
तू मेरे भीतर क्यों घुसा हुआ? बाबा ने मुझे रास्ता बता दिया। अब तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। रोगों से, बीमारियों से, विकारों से कह दो, तुम्हारे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। नो एंट्री फॉर ओबेसिटी, नो एंट्री फॉर डिजीजेस, नो एंट्री। अब इसे बोलें कि एविडेंस नहीं है तो कितना नॉनसेंसिकल लगेगा। सामने आके व्यक्ति स्वयं बता रहा है कि मुझे इसका फायदा हुआ है, मेरा वेट कम हो रहा है। सैकड़ों इंसुलिन लेते थे 110 यूनिट पर डे। 110 यूनिट पर डे। अपना नाम भी तो बताओ डॉक्टर साहब। प्रमोद कुमार गुप्ता। डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता। और कहाँ सेवा करते हो? मैं जेनेवा से हूँ, WHO से। WHO जेनेवा। ये जेनेवा बहुत बड़ा हेड ऑफिस है बहुत सी चीजों का। ये नोबेल पुरस्कार भी तो उधर से ही आता है? नहीं, ये स्वीडन से आता है। स्वीडन से आता है। हाँ। अब देखो इंसुलिन 110। अब क्या हाल है साहब? अब तो 2.5 महीने से नहीं ली। 2.5 महीने से बिना इंसुलिन के जी रहे। और छुट्टी कितने दिन में थी यहाँ? 4 दिन में छूट गई थी। 4 दिन में छूट गई थी। तो डॉक्टर साहब ने बड़े श्रद्धालु है। स्वामी जी कह रहे हैं तो छूट ही जाएगी। तो मन जो विश्वास है तेरा, मन, माइंड, थॉट प्रोसेस इज द अल्टीमेट हीलर। तो थॉट प्रोसेस ऐसा रहा, दिनचर्या ठीक की। मेरे से कल बोले बाबा जी बाकी तो ठीक हो गया, थोड़ा वजन अभी वजन कम हो गया थोड़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वजन ज्यादा वजन की कोई चिंता नहीं, अश्वगंधा शतावर थोड़ा ले लेंगे ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं अश्वगंधा शतावर। और अब अश्वगंधा और शतावर लेने की बात कर रहे हैं, जो आप किसी भी दुकान से जाके खरीद सकते हैं, लोगों की रसोई में अवेलेबल होता है। यहाँ सामने एक डॉक्टर है जो स्वयं डॉक्टर है और जनेवा में WHO के लिए काम कर रहा है। वो बता रहा है कि आयुर्वेद से मैं ठीक हो रहा हूं। बेसिक डिफरेंस समझ के देखिए। एलोपैथी में जो ड्रग माफिया है, जो फार्मा माफिया है, एक एक कंपनी कई लाख करोड़ का टर्नओवर करती है। कई छोटे मोटे देशों की जीडीपी से ज्यादा टर्नओवर होता है इन बड़ी बड़ी फाइजर जैसी कंपनीज का। वो उनकी ट्राई क्या होती है कि जब एक मॉलिक्यूल निकाला जाता है तो एक मॉलिक्यूल के लिए जो रिसर्च करते हैं उसमें पैसा खर्च होता है, तो उसमें उनके लाखों डॉलर खर्च हो गए। अब उनको वापस भी तो लेना है क्योंकि ये सारा सिस्टम तो लालच पे बैठा है। इसके लिए फिर वो स्पेशल दवाई बनाएंगे। वो दवाई आपको खरीदनी पड़ेगी। और दवाइयों का जो सिस्टम है वो किस तरह से ओवर प्राइसिंग होती है उसके मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं। मैंने ऐसी कंपनी के बारे में जानता हूं, अब तो है नहीं कंपनी, अहमदाबाद की कंपनी थी, पेरेंट्रल्स बनाती थी, कोर पेरेंट्रल्स कंपनी का नाम था। आईवी सॉल्यूशंस बनाते थे। उस समय उनकी बॉटल का MRP होता था 27 रुपए। वो होलसेलर से रिटेलर को जाती थी 8 रुपए की बोतल। 8 रुपए की बोतल लास्ट में जब पेशेंट को मिलती थी तो 27 रुपए की होती थी। और अभी होलसेलर को कहां से आ रही है? किसी स्टॉकिस्ट से। स्टॉकिस्ट को कहां आ रही है? फैक्ट्री से। तो वो 8 रुपए की भी नहीं थी। उन दिनों मैं चंडीगढ़ में था, वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक टेंडर निकला कि उन्होंने 2 लाख बॉटल्स लेनी थी। तो वहां पर जो प्राइस कोट की गई थी आप कल्पना नहीं कर सकते। 1.5 रुपया, 1.5 रुपए की उन्हें एक बॉटल पड़ती थी। 1.5 रुपए में भी वो कमाई कर रहे थे और वो बिकती कितने की थी? 28 रुपए की। इतने भयंकर मार्जिन हैं इसके अंदर। तो ये सारा ग्रीड पे बेस्ड बिजनेस है। जबकि वो बोल रहे हैं कि तुम शतावर ले लो, तुम अश्वगंधा ले लो, उससे ठीक हो जाएगा, कपाल भाती कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, उससे ठीक हो जाओ। तो दोनों जो मॉडल्स है उन्हें आप समझ के देखेंगे, एक नेचर पे बेस्ड है, एक लालच पे बेस्ड है। ये लड़ाई है जो हम अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होती हुई देख रहे हैं। क्या नाम है? आरवी। आरवी, ये बिटिया है ना? और विराज। विराज। आरवी आपको कितना हो गया अब शुगर? अब तो इसका लो आ रहा है, 2 दिन से 50 तक आ रहा है। 50 तक? और इंसुलिन? इंसुलिन तो सिर्फ रात का लेंटस 8 यूनिट लग रहा है। इंसुलिन बंद होगी, खाली लेंटस चालू है, वो भी बंद हो जाएगा। पहले कितना लेती थी? 28 यूनिट। 28 यूनिट लेती थी, इंसुलिन बंद हो गई। आप कल्पना करके देखें, छोटे छोटे बच्चों को 28 यूनिट लेना पड़ रहा है
और ये बढ़ता जाएगा अगर ये उसी ट्रेंड में फंसे रहेंगे तो। अब करना बाबू अच्छे से, है ना। और इसका इसका तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया था सोनू इसका स्टार्ट ही नहीं किया, बच्चों को लेकर के आ गया। अब ये दोनों बच्चे पर इसका और मंडूकासन करते हो ना, करो मंडूकासन करो। हाँ, पैर मोड़ के आप भी करो बाबू, दोनों बच्चे करो कर लो। ऐसे। अब ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, 4 साल का है बच्चा विराज, और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गई। और लोग क्या कहते हैं, कल वो मैं बता रहा था आपको, ऋषि और विवेक, अब उसको बोले राजस्थान झुंझुनू से आए हो बेटे, तो एक दूसरी जगह से बोले जब तक जिएंगे 90 साल तक, बच्चे की उम्र 10 साल थी, बोले 90 साल तक इंसुलिन लेनी पड़ेगी, 100 साल जिया तो छूट नहीं सकती, बढ़ सकती है डोज, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 60, 70, 80, 100, 150 तक जा सकती है। अब इन बच्चों ने इंसुलिन से तो मुक्ति पा ली है, अभी मधुमेह से पूरे मुक्त हो जाएंगे। इनको मैंने बोला 2 सप्ताह यहीं रखेंगे, जरूरत हो तो मैंने कहा एक चले जाओ घर पे, घर देखने के लिए, 2 सप्ताह रुको। अब ये बच्चे अच्छे हैं, इनको पता है लंबा करना है तो लंबा करते हैं। ये डिफरेंस है। अब जिस घर के बच्चे ठीक हो गए हैं, एक तरफ एलोपैथी का सिस्टम है जो उनके लिए वो एक पेशेंट नहीं है जिसे उन्होंने ठीक करना है, उनके लिए वो एक क्लाइंट है, उनके लिए एक ग्राहक है, कस्टमर है, जिससे उन्होंने सारी उम्र कमाई करनी है, क्योंकि वो इंसुलिन लगाता रहेगा। तो इंसुलिन का उनके पास कोई उपचार नहीं है, और इसलिए कानून बना दिया कि जो ये बोलेगा कि डायबिटीज ठीक होता है उसको सजा दी जाएगी। जो स्वामी रामदेव पे गरज रहे हैं इस तरह से, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो इन बच्चों के घर वालों से जाके मिले, जरा वो बताएंगे। ये जो असल में हमारे समाज को जो बैटल्स लड़नी है वो बहुत सारी हैं, उनमें से एक है ये। और स्वामी रामदेव मुझे लगता है कि आज हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अकेले बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। अगर आज मोदी जी सत्ता में बैठे हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल स्वामी रामदेव का है। अगर हमारे देश में लाखों लोग स्वस्थ हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल स्वामी रामदेव का है। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति के हाथों को मजबूत करें, सशक्त करें, और जो इनका उपहास करते हैं या इनको दंडित करना चाहते हैं उनको आड़े हाथों लेना चाहिए हमें। Luciul Bano Tucciul Begum. The whole allopathy healthcare is a big scam, Neeraj ji. What Ramdev said is absolutely true. All Hindus need to back. हाँ जी, exactly. मैंने अभी जो शब्द कहे आप उन्हीं की बात कर रहे हैं कि ये जो नेचर का रास्ता है वही रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा, और ये सारे संसार को यही चाहिए। होना तो यही चाहिए कि हम इसी को प्रोपेगेट करें, इसी को प्रमोट करें, लेकिन वो जो नेक्सस बना हुआ है पॉलिटिशियंस का, फार्मा इंडस्ट्री का और मेडिकल रिसर्च करने वालों का, और अगर आप देखेंगे ऊपर जाके टॉप एंड पे देखेंगे तो पॉलिसी मेकिंग में रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है कि जो आज फार्मा कंपनी में था वही मंत्री से मिला हुआ है, वही रिसर्च करने वालों जो एजेंसीज हैं उनके शीर्ष पे बैठा है। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतने हैं कि वो कभी भी ये सच्चाई बाहर नहीं आने देंगे। एक और एस्पेक्ट है इसका। लुच्ची बानो फिर कह रही है, रामदेव बाबा स्टार्टेड दिस बाय सेलिंग होममेड च्यवनप्राश राइडिंग ऑन अ बाइसिकल, अ ट्रू इंडियन एंटरप्रेन्योर, हिंदूज शुड बी अवेयर ऑल दिस इज गजवा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक बोला लुच्ची टुच्ची बेगम कि ये गजवा का ही पार्ट है कि स्वामी रामदेव को जितना गिरा सकते हैं गिराया जाए, और उसके लिए वो मौके ढूंढते हैं, चांसेस ढूंढते हैं। इस तरह के गद्दार मक्कार हैं हमारे देश के लोग जो ये काम करने पर तुले हुए हैं। Gazwai Hind is multi-dimensional, economic this one, social Bollywood, educational Christian CBSC, personal love jihad, and हाँ ठीक कह रहे हैं जी आप हैं तो लुच्ची टुच्ची बेगम, लेकिन बुद्धिमान बहुत हैं। ठीक बात है आपकी, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जो स्वामी रामदेव करके दिखा रहे हैं
वो आज से 25-30 साल पहले अकल्पनीय था। उन्होंने करके दिखाया। और मुझे याद है 2009 में जब इन्होंने भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, लोग डर के सहम जाते थे। उस समय सोनिया गांधी की इतनी दहशत होती थी। जब उसने शंकराचार्य को अरेस्ट करवा दिया था, लोग डरते थे। उस समय स्वामी रामदेव ने डटकर मुकाबला किया और विरोध करना शुरू किया था। उसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है स्वामी रामदेव ने। जिस तरह के अत्याचार इन पे हुए हैं वो हमें भूलने नहीं चाहिए। ओमकार चौहान, मेरे पड़ोसी को लखनऊ और कानपुर के लिवर के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैंने पतंजलि की दवा दिलवाई और आज वो बिल्कुल ठीक है, काम पर जा रहा है। हाँ, ऐसे मैं कम से कम अपने पर्सनल सर्कल में 10 लोगों को जानता हूंगा जिनके साथ ऐसा हुआ है। अब 2011 की बात होगी शायद, पतंजलि हम गए, वहां पर एक यंग लड़का था, IIT से इंजीनियरिंग कर रहा था 3rd ईयर में। मैं उसका किस्सा बता देता हूँ एक बार। शायद 3rd ईयर में था जब उसे पता लगा कि पैंक्रियाज का कैंसर है, बिल्कुल एडवांस स्टेज में। अच्छे परिवार का था। उसे लेके गए थे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में इलाज कराने। तो उन्होंने बोला कि अब तो ये फाइनल स्टेजेस पे है, कुछ नहीं कर सकते। शायद 4 या 6 महीने बताए थे। तो लड़का वो मरता क्या ना करता इनके पास हरिद्वार चला गया। वहां पर उन्होंने इसे वो सप्लीमेंट्स पे डाला और योग प्राणायाम शुरू करवाया और अब वो लड़का स्वस्थ है। और वहीं पर रहकर उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपना जीवन भर काम यहीं पतंजलि के लिए करना है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं ओमकार जी, ठीक कह रहे हैं आप। और इसीलिए हमें याद रखना है, जो जैसे अभी उन्होंने टुच्ची बेगम ने बोला कि जो ये गजवा है ये मल्टी डायमेंशनल है। हमें हर डायमेंशन पे, हर आयाम पे अपने आप को सजग रखना है और इस गजवा का मुंह तोड़ जवाब देना है। वैक्सीन, कोरोना के समय भारत में बहुत से लोग कोरोना से बच गए थे, तो अब WHO इस पर अपना कंट्रोल चाहता है, इसलिए एक यूनिट गुजरात में खोली गई है। ओके, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो अच्छा कि आपने जानकारी दे दी, इसके लिए आभार आपका। ठीक है जी, तो मुझे आपसे यही शेयर करनी थी आज के लिए कि स्वामी रामदेव के साथ डट के खड़े होना हम सबका कर्तव्य, हम सबका धर्म बनता है। और हम ऋषि ऋण चुकाने की बात करते हैं, ये तो स्वयं जीते जागते ऋषि हैं, इनका सहयोग हमें करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आपसे निवेदन फिर से, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, वो तो कर ही सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और यदि संभव हो तो हमें सहयोग करें।